बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर्रहमान शफीक। आइए नाज़रीन किराम, नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। सबसे पहली स्टोरी हमारी, साल रवां का इख्तिताम, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, आलमी रिपोर्ट्स के तनाजुर में। फॉरेन पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी का महाज किस कदर कामयाब रहा। तीसरी स्टोरी, मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ रुझान। सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल क्या रही, पाकिस्तान ने दाखिली पॉलिसी के हवाले से क्या पेशरफ्त की, मईशत के मैदान में क्या झंडे गाड़े गए। सऊदी अरब का नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के साथ दस्ते ताउन दराज। तलीमी ग्राफ कैसा रहा, क्या कारकर्दगी इसमें की गई। यमन के हवाले से हम आलमी स्टोरीज भी शामिल करेंगे कि यमन की जंग बंदी हुई, और उसके बाद सबसे अहम स्टोरी, कश्मीरी मासूम आवाम पर भारतीय जुल्म बर्बरियत की नई दास्तान रकम हुई। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुमकिना मुस्तकबिल के हवाले से, तब्दीली का रुख कैसा रहा फॉरेन पॉलिसी में और दाखिला पॉलिसी में, पाकिस्तान ने क्या झंडे गाड़े। मईशत के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे साल के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से हम आपको आगाह कर सकें, मुल्की लेवल के ऊपर, आलमी लेवल के ऊपर, और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या डेवलपमेंट्स हुई। 2019 के अंदर आगे आने वाला दुनिया का लीडर कौन होगा, जो दुनिया में पूरी अमेरिका और चाइना की चपलिस चल रही है, इसमें किसका पलड़ा भारी रहा। और इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से हम स्पेशल रिपोर्ट भी शामिल करेंगे कि टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर 2018 में सऊदी अरब ने कौन से झंडे गाड़े, क्या क्या अहम पेशरफ्तें की, क्या क्या इनकलाबी इकदाम किए गए। तो चलिए नाज़रीन किराम, चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं कि साल रवां का इख्तिताम है, ये साल अपनी आखिरी सांस से बढ़ रहा है। कुछ ही देर के बाद 2019 का आगाज हो जाएगा, और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक जश्न का समा होगा। हजारों बल्कि लाखों अरबों डॉलर हवा में राख की तरह उड़ा दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ दुनिया में जहां पर इस वक्त भुखमरी है, जहां पर लोग अफलास का शिकार हैं, लोग पानी पीने के हवाले से उनके पास पानी के ज़खायर नहीं है, इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पे मजबूर हैं। लेकिन हमारे तरक्की याफ्ता मुआशरे, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, दर हकीकत वो तबकाती तकसीम का शिकार हैं, और अपने तबके को बुलंद करने के लिए, अपने पैसे की धाक जमाने के लिए, अपने पैसे का रौब जमाने के लिए पूरी दुनिया के सामने लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स हवा में राख की तरह उड़ा देंगे। लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे आलमी हवाले से, मुल्की हवाले से, ये साल कैसा रहा, और आइंदा आने वाले साल में हमें ज़ाती हवाले से, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मुल्की सियासत के हवाले से और मुल्की पॉलिसियों के हवाले से, तो हमें क्या अहम इकदाम करने होंगे, क्या मुमकिन मुस्तकबिल हो सकता है, आलमी इदारे पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहे हैं, और पाकिस्तान में कौन सी बड़ी बड़ी आगे अगले साल में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कि पाकिस्तान के बारे में क्या राय है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम एक दुनिया का माना फोरम है, जहां पर इकनॉमी के हवाले से वो मुख्तलिफ ममालिक के बारे में अपनी जो उनकी राय है वो, और जो उनके आदाद शुमार है, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो शाया करते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान का बिलियन ट्री मनसूबा था इसको बहुत सराहा, और लाजमी तौर पर इस मनसूबे का क्रेडिट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को चाहता है। और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो विजन था तहरीक इंसाफ का, मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा मंसूबा, जो कि देखने में एक नामुमकिन मंसूबा लगता था, कि उन्होंने इसको सरअंजाम दिया। और क्लाइमेट के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। जो अंटार्कटिका के जो बर्फ़ जो वहाँ पर जमी हुई है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया के मौसम के अंदर एक बहुत तब्दीली नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि वो इलाके जो सहरा हुआ करते थे, अब वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है, और वो इलाके जहाँ पर कभी बर्फ़ हुआ करती थी वो वहाँ पर तूफान आ रहे हैं। समुद्र के करीबी इलाके, बहुत से इलाके बारिशों की लपेट के अंदर आए। तो ये बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह जो हमारे यहाँ जो गैसेस निकलती हैं, जो हम मसनूई गैसेस इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर गैसेस इस्तेमाल होती हैं, उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है पूरी दुनिया की, वो इस वक्त बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है, और इस वजह से जो हिफाजती तदाबीर है वो बहुत कम की जा रही हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बिलियन ट्री मंसूबा जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाया, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो नई उनकी कंपेन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से,
उसमें वो उनकी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। हमें देखने में आया कि पिछले सालों के अंदर जो महकमा जंगलात है उनके साथ जो वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने साजबाज की और बाकायदा तौर पे जंगलों को काटा गया, बेरहमी से काटा गया, और वहाँ पर जो बसने वाले चरिंद परिंद थे और जो हैवान थे उनका भी लिहाज नहीं किया गया। उन दरख्तों को बाकायदा तौर पर काट के फिर उनकी एक इंडस्ट्री बनी और बाकायदा तौर पर उनको इस्तेमाल किया गया। और बहुत से जो दरख्त है और जो बहुत से आपका लकड़ी का जो पूरी इंडस्ट्री है वो लकड़ी बाहर के ममालिक में इंपोर्ट की गई और लाखों रुपए की जो अमाउंट्स हैं वो अपने बैंकों के अंदर भरी गई। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पाकिस्तान के बारे में अगली राय है वो है पाकिस्तान का डिजिटल एरा। डिजिटल एरा के हवाले से उनका कहना है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी पोटेंशियल है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की डिजिटल मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि आप उस हवाले से सोच भी नहीं सकते। और इस तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें गूगल है और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनको ये मशवरा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कि आप पाकिस्तान की तरफ जरा अपनी तवज्जो को मरकूज करें, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 से 4 साल के अंदर जितनी तेजी से डिजिटल मार्केट के अंदर ग्रो किया है, हमें पिछले और किसी भी मुल्क के अंदर ये तेजी नजर नहीं आती। और आइंदा 2 से 4 बल्कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी डिजिटल मार्केट होगा। खासतौर पे जब सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है तो पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। और उसके बाद गूगल की एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान के हवाले से जिसमें गूगल ने आलमी इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज को कहा कि आगे 2020 से 2025 के दरमियान पाकिस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। लिहाजा जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इस वक्त बहुत ही जोशो खरोश के साथ वो पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वो ख्वाह हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई साल 2018 में पाकिस्तान में, वो था पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का इजरा करना। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे जो उनके पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट थे PRSS-1 वो पाकिस्तानी इंजीनियरों ने तैयार किए और ये पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन था जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया। पाकिस्तान में कोई ऐसे बाकायदा सैटेलाइट स्टेशन नहीं है जहां से बाकायदा तौर पे इनको लॉन्च किया जा सके, तो ये चाइना की सैटेलाइट स्टेशन से PRSS-1 को वहां से लॉन्च किया गया। और बाकायदा तौर पे जो हमारे वफाकी वजीर इत्तलात है उन्होंने बाकायदा स्पार्को के चेयरमैन के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट का जो मंसूबा है वो 2021 से बाकायदा तौर पे बहाल हो जाएगा और जो पाकिस्तान बाकायदा तौर पे खुद कफील हो जाएगा सैटेलाइट इंडस्ट्री के अंदर और इस टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान में जो चाइना में तैनाती सफ़ीर हैं मसूद खालिद, उनका कहना था कि खला में भेजे गए पाकिस्तानी सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर करने की सलाहियत रखते हैं और सैटेलाइट के खला में जाने से पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद में वफाकी काबीना की जो का इजलास था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त रख रहा है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो मिशन है इन सैटेलाइट को भेजने का, उसके ज़रिए से पाकिस्तान जो पूरी दुनिया पूरे ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर जो आबी ज़खायर हैं उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, फिर ज़राअत के उन्होंने शोबे में कहा कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फिर मीडिया के शोबे के अंदर पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फिर पानी के वसाइल और इंतज़ाम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मदद मिलेगी। तो दुनिया बहुत पहले से इस तरह के मिशन लॉन्च कर चुकी है और ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान ने खुद से एक ऐसा सैटेलाइट तैयार किया जो पाकिस्तानी इंजीनियरों ने तैयार किया और बाकायदा तौर पर उसको सैटेलाइट में और उसको खला के अंदर भेजा गया। अभी हमारे पास कोई ऐसा सैटेलाइट स्टेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2020 से 21 के दरमियान एक ऐसा सैटेलाइट स्टेशन पाकिस्तान में भी होगा जहाँ से पाकिस्तान अपने जो सैटेलाइट मिशन है, जो खलाई मिशन है, वो बाकायदा तौर पर यहाँ से पाकिस्तान लॉन्च करेगा। उसके बाद जो अहम पेशरफ्त हुई साल 2018 में वो हमें सोशल मीडिया का जो जोर है उसके अंदर तक़वियत देखने को आई। सोशल मीडिया जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कई सालों से चैलेंज करता आ रहा है, उसकी रिट को चैलेंज करता आ रहा है। वो जो एक बनी बनाई सोच हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से दी जाती थी, अब सोशल मीडिया के ज़रिए से वो हमें नज़र आ रहा है कि उसको बाकायदा तौर पर कंडेम किया जा रहा है, बल्कि उसके मुखालिफ एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन के उभर रहा है।
अगर हम आलमी हवाले से बात करें तो आलमी हवाले से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के ऊपर सोचा जा रहा है, बल्कि जो आलमी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अमेरिका के जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं जिसके अंदर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीते थे, तो उसमें कहना था कि इसराइली कंपनीज की तरफ से बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया और वो लोग जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे उनकी टाइम लाइन के ऊपर और उनकी वाल के ऊपर ऐसी वीडियोज़ लाई गई ताकि जिसके ज़रिए से उनकी जहन साजी बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को वोट करें। तो इस तरह से सोशल मीडिया को भी अभी कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 से 7 महीनों में सोशल मीडिया ने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। वो तमाम के तमाम ज़राए जो हुकूमत इतलात के बंद कर रही थी, वो हमें देखने को मिला कि सोशल मीडिया पे उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। ख़ासतौर पर जब आसिया मसीह का केस आया तो उस दौरान ने गवर्नमेंट ने तमाम टीवी चैनल्स को ये हदायत की थी कि इस हवाले से कोई भी खबर और धरने के हवाले से कोई भी नशरियात, कोई भी टीवी चैनल नशर नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से तमाम की तमाम आवाम धरने में होने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ थी उससे बाकायदा तौर पर बाखबर रही। इसलिए फिर गवर्नमेंट जो पहले बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल लिए हुए थी और इमरान खान साहब का ये कहना था कि उनका ये कहना था कि मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं कि हुकूमत से ना टकराना, लेकिन जब सोशल मीडिया की ताकत का उनको सामना हुआ और सोशल मीडिया पे आवाम ने बाकायदा तौर पे एहतजाज चलाया, बाकायदा तौर पे ट्रेंड चले, तो फिर वो उनके साथ डील करने पे मजबूर हुए और बीच का रास्ता निकालने पे मजबूर हुए। इस तरह आसिया मसीह का केस है। तो ये एक मेन अहम डेवलपमेंट्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर साल 2018 में। अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, दाखिला पॉलिसी की, तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का महाज किस कदर कामयाब रहा। फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई। जब से ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है उसके बाद फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं जो काफ़ी देर से सर्दमोहरी का शिकार हो चुके थे, उनमें कुछ खला आ रहा था। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से मजबूत हुए हैं और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे रीजन के अंदर और सऊदी अरब की जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे रीजन के अंदर, तो पूरी दुनिया इस वक्त पाक सऊदी ताल्लुकात को मुख्तलिफ जिहाद से, मुख्तलिफ नज़रों से देख रही है। अमेरिका उसको मुख्तलिफ नज़र से देख रहा है, चाइना उसको मुख्तलिफ नज़र से देख रहा है, अरब अमारात जो है वो उसको बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ नज़र से देख रहा है। बहरहाल पाकिस्तान और सऊदीया की जो कुर्बतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार के अंदर आए तो इक़्तिदार में आने के बाद उनका सबसे पहला दौरा जो था वो भी सऊदी अरब का ही था और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से दूसरा दौरा किया और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ारा के पैर दर पैर दौरे और फिर सऊदी वज़ारा के पाकिस्तान में दौरे और वो दौरे अभी तक चल रहे हैं। हालिया जो माजी करीब के अंदर जो लेटेस्ट जो दौरा रहा सऊदी अरब के हवाले से वो चेयरमैन सेनेट का था, जनाब सादिक संजरानी साहब, वो यहाँ पर आए और हमें दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गर्म जोशी देखने में आई, बहुत अच्छे बयान सामने आए, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान आगे आइंदा आने वाले 2019 में इस पूरे रीजन के अंदर मिल के कोई बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरब का जो एक बहुत बड़ा मेन इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, चाहे वो ग्वादर की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कराची की जो ऑयल रिफाइनरी है, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट है। सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और सऊदी अरब को पता है कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है, जो उसके हवाले से जो चाइना का जो मंसूबा है, अभी हम आगे उसके हवाले से जब पाक चाइना ताल्लुकात की बात करेंगे तो उस मंसूबे के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो सऊदी अरब इस खित्ते की अहमियत को समझते हुए और ये जो मंसूबा बन रहा है इसकी अहमियत को समझते हुए सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार किया कि वो इस मंसूबे के अंदर बाकायदा तौर पर इन्वेस्ट करना चाहता है। सऊदी अरब के देखा देखी जो मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक हैं, अगर हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो उसका रुझान भी पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ देर कबल तक ये अफवाहें गर्दिश करती नहीं है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट और जो सीबैक का मंसूबा है उसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो दुबई की पोर्ट है उसके ऊपर होगा, दुबई का बिजनेस इससे बहुत ज़्यादा ठप होगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब इस हकीकत को जान लिया है कि ये मंसूबा हर हाल के अंदर कामयाब होगा और उसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं और उसकी बहुत ज़्यादा जो
फेजेस हैं, तकरीबन 20 के करीब फेजेस वो 2018 में मुकम्मल हो चुके हैं, और जो उसके नेक्स्ट फेजेस हैं वो 2019 और फिर 2020, 21, 22 तक तमाम के तमाम फेजेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और अभी जो 2018 के अंदर अहम पेशरफ्त हुई कि बाकायदा तौर पे पोर्ट्स के ज़रिए से चाइना से कंटेनर्स आना शुरू हो गए हैं, और सी पैक का जो ग्वादर का जो फर्स्ट फेज़ था वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो चुका है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ रुझान, उसने हालात को बेहतर समझा, और वो भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से अब इस पूरे खिते के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है, वो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम है। लिहाजा तमाम के तमाम ममालिक की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जुड़ी हुई हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान से मोहतरम जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सैफुल्लाह साहब, साल का इख्तिताम है, हम साल के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस किस महाज पे कामयाब रहा और किस किस महाज पे पाकिस्तान को उसके वज़राए ख़ारजा की या उसके वज़रा की पॉलिसियों की वजह से सुबकी उठाना पड़ी। तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान किस कदर कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजरे हुए साल में अगर हम खारजा पॉलिसी के हवाले से देखें तो मैं एक हद तक इत्मीनान का इजहार करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत बेहतरी आई और पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका और भारत और दीगर मुल्कों की जानिब से जो एक तन्हाई मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, खुद को उसमें से निकाला है। और वही लोग, वही ममालिक जो साल के शुरू में ये अज़म करके उठे थे कि पाकिस्तान को दुनिया से काट देंगे, तनहा कर देंगे, वही अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने हाथ बांधे खड़े हैं कि पाकिस्तान उनको उनकी दस्तगिरी करे और उनके लिए मसाइल को खत्म करने का सबब बने। सैफुल्लाह साहब, इसमें मेन क्रेडिट क्या समझते हैं, किसको जाता है? मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है, नून लीग की हुकूमत को जाता है, एस्टेब्लिशमेंट को जाता है, दफ्तर खारजा को जाता है? देखिए जी, हमारा दफ्तर खारजा तो हमेशा से खारजियों का दफ्तर रहा है। उसमें तो पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से कभी खैर की खबर न मिली थी, न मिली है, न मिलने का कोई इम्कान है। जहां तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तो उन्हें अभी तक इतना यकीन ही नहीं है कि वो हुकूमत में आ चुके हैं, वो अभी तक कंटेनर पे खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी वो जो गुज़श्ता साल गुजरा है वो दानिस्ता एक बेअमली की कैफियत में थी। इस सारे हालात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में हमारी जो अस्करी क़यादत ने आज खुद इस मामले को संभाला और मुल्क को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। हम देखते हैं कि सैफुल्लाह साहब, एस्टेब्लिशमेंट तो वो किरदार नून लीग की गवर्नमेंट में भी अदा कर सकती थी, लेकिन इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद हमें बहुत तेजी देखने में आई। सऊदी अरब के दौरे पे दौरे, फिर मलेशिया का दौरा, चाइना का दौरा, फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का किरदार, यमन जंग बंदी में पाकिस्तान सालसी का किरदार पेश कर रहा है। तो ये क्या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, नून लीग के साथ उनकी बन नहीं रही थी? नहीं, देखें, इस पे थोड़ा सा अगर हम जमीनी हकायक को देखें तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज लीग के दौर में भी यही कुछ कर रही थी। ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 5 साल तक कोई वजीर खारजा ही मुकर्रर करना पसंद नहीं किया था और वो बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठे हुए थे। उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए किरदार निभा रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। अगर हम नवाज लीग की इस पॉलिसी को इख्तियार करते रहते तो इस वक्त ये महाज अफगानिस्तान का हमारे हाथ से निकल जाता। हमारा दुश्मन अफगानिस्तान में आके बैठता और हमें नाको चने चबवाता। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने इसको फोर्सी किया और उस पर काम किया और वही काम जारी है। हम ये कह सकते हैं कि नवाज लीग की जो नवाज लीग हुकूमत जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कामों में रुकावट तो नहीं बनती थी, लेकिन वो उनको अप्रिशिएट भी नहीं करती थी, उनको ओन भी नहीं करती थी। तो अब जो इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, कर ये भी कुछ नहीं रही। जैसे मलेशिया का दौरा हो या सऊदी अरब के इमरान खान के दौरे हो, उनका खारजा पॉलिसी के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। जो खारजा अमूर में अफगानिस्तान के हवाले से या दीगर अमूर के हवाले से हमारी गुडविल बनी है या कुछ फैसले हुए हैं, उनमें खालिस्तन
हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार दिखाई देता है। अच्छा सैफुल्लाह खान साहब, दाखिला शाह पॉलिसी महमूद के हवाले से भी कुरैशी हम साहब। कुछ बात करना चाहेंगे। दाखिला पॉलिसी के अंदर आप जी क्या जी। देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ने आके इनिशिएटिव लिए, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद रहा, फोर्थ शेड्यूल का मामला रहा, आसिया मसीह केस का मामला बहुत रहा, और ये अब सियासतदानों के एहतसाबी अमल जो शुरू हो चुका है, तो दाखिला पॉलिसी के ऊपर आप क्या देखते हैं, साल के अंदर कैसी रही? देखिए जी, गुज़श्ता साल में हम दाखिला पॉलिसी मजमूई तौर पे तो एक गवर्नमेंट नहीं रही ना जी। पहले जी आज पहले निस्फ साल में नवाज लीग की हुकूमत थी, और वो भी शायद खाकान अब्बासी साहब थे। जी जी और मैं समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब की जो हुकूमत थी उसने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर डिलीवर किया। सही। जैसे पहले आपने खारजा पॉलिसी का सवाल किया था, उसमें भी नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकाबले में शायद खाकान जो थे उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को ज्यादा फैसिलिटेट किया, और दाखिला पॉलिसी भी उनकी बेहतर थी। आप देखें, पाकिस्तान में जासूसी के लिए आने वाली जो गैर मुल्की एनजीओ थी, उनको उनके खिलाफ उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया, और दीगर उमूर में भी वो ठीक रहे। अभी जो मौजूदा हुकूमत है हमारी, जिसने अगला निस्फ संभाला है, जी जी तो इसमें इमरान खान साहब वही गलती करने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने खारजा उमूर में की थी। तो वजीर दाखिला ही कोई नहीं है पाकिस्तान का, यानी वजीर आजम जब वजारत दाखिला भी खुद संभालेगा तो सारे इल्जाम उसी को लेने पड़ेंगे। सही। तो इस तरह से अब मुल्क में, अब पंजाब में सिचुएशन बहुत बेहतर थी अमन अमान की और पुलिस फोर्सेस की, अब वो भी नीचे की तरफ जा रही है। जनाब पुलिस- अगर आप- वफाकी वजीर अगरचे नहीं है, लेकिन वजीर ममलकत बराए दाखिला जनाब शहरियार अफरीदी साहब को तो कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी देख रहे हैं, जी भी है कि शहरियार वो अफरीदी, सर अंजाम दे रहे हैं। मैं फिर वही जुमला कहूंगा। मेरा बहुत हद तक इस पे शरा सदर है कि इमरान खान साहब से लेके फवाद चौधरी तक, और ये जो सारे शहरियार अफरीदी साहब हैं, इन सब तक अभी तक ये कंटेनर पे खड़े हैं। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रहे ये लोग। सही। जिन लोगों की कुछ निस्बतन जो बेहतर काम कर रहे हैं निस्बतन, उनमें शहरियार अफरीदी और वजीर खजाना शामिल हैं, लेकिन इनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है। सर इन्होंने ये 1 लाख, इनका दावा है कि 1 लाख कनाल के करीब कब्जा माफिया से इन्होंने जो है वो ऑपरेशन करके जगह छुड़ाई है, जो पहले गवर्नमेंट नहीं छुड़ा सकी। देखें, कब्जा माफिया के खिलाफ जो काम करना है ये हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार है। ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे किया गया है, और बहरहाल वफाकी वजारत दाखिला जो है ये पुलिस के लेवल का काम है भाई। वफाकी वजारत दाखिला अब 2 मरले 10 मरले या 1000 एकड़ या जितना भी है कब्जा छुड़वाने का क्रेडिट लेगी, तो ये तो बड़ी छोटी बात है ना। अच्छा सैफुल्लाह खान साहब, सिक्योरिटी के हवाले से हमें पिछले 2 से 4 महीनों में ना कुछ खदशात देखने में आए, कुछ 2-4 धमाके हुए, फिर चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर धमाका हुआ, तो कहां पर कमी रही है? लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रही। आप जितना बड़ा वो तूफान था दहशतगर्दी का, उसको जिस तरह से पाकिस्तानी इदारों ने हैंडल किया है, और नो डाउट उसमें नवाज लीग ने भी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेट किया, मौजूदा हुकूमत भी उसमें कोऑपरेट कर रही है, और उसमें हमारी किसी भी सिविल हुकूमत ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब इतने बड़े तूफान में आप लड़ रहे हो, तो ये इक्का दुक्का वाकयात का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और आप देख लें कि जिस नेटवर्क ने चाइनीज पे हमला किया था, वो नेटवर्क पूरे का पूरा इलिमिनेट हो चुका है। और मैं यहाँ आपको इंडिया के, जिसको वो कहते हैं मुशीर सलामती, कौमी सलामती, मैं उसे मुशीर दहशतगर्दी कहता हूँ। तो उनका जो एक इंटरव्यू है, आपको याद होगा 4 साल पुराना, उसमें वो क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे पत्थर बरसाएंगे, 100 पत्थर मारेंगे, 99 वो रोक भी लेंगे तो एक तो लग ही जाएगा ना। पत्थर से मुराद उनकी दहशतगर्दी थी। तो वो एक आध तो खैर है कोई उसमें, लेकिन उसको भी हैंडल किया जा रहा है। मैं नहीं समझता, हम जहाँ देखते हैं लोगों को काम करते हुए, तो उनसे राब्ता होता है, लोग परेशान है और वो हैंडल भी कर रहे हैं और कर चुके हैं काफी कुछ। सैफुल्लाह खान साहब, आसिया मसीह केस के हवाले से हुकूमती पॉलिसी जो है वो आप उसको किस नजर से देखते हैं? अच्छे इकदाम किए उन्होंने या क्या हुआ है? देखिए, वो जिसको कहते हैं जी कि अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में एक बुरी हरकत थी, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को लाताल्लुक रखा, और खुद को लाताल्लुक नहीं रखना चाहिए था। हुकूमत इसमें बहुत बुरा खेला हुकूमत ने। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत का काम था कि वो
सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिफा करती, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा ये कि उसके बाद में जो उसको हैंडल किया गया वो इंतहाई बुरी कारकर्दगी थी हुकूमत की। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो दीनी गैरत के मामले में, दीनी हवालों से और खसूसन खत्म नबूवत के हवाले से पूरी तरह से शरह सदर नहीं रखते, और वो पाकिस्तान में जो मुसलमानों के जज्बात हैं उसका ख्याल रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे, बल्कि उनकी वजह से उनकी अपनी पार्टी में भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्योंकि जो मामला नामूस रिसालत का है, इस मामले में पाकिस्तानी कौम कम अज कम, मैं बाकी पूरा आलम इस्लाम के भी यही जज्बात हैं, लेकिन खसूसन चूंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में नामूस रिसालत के मामले पर कतई तौर पे कोई फिरकावारियत नहीं, कोई तकसीम नहीं और किसी किस्म की कोई बर्दाश्त मौजूद नहीं है अवामी सतह पे। अच्छा, लोगों को अंदाजा नहीं है। चले इस हवाले से आखिरी में 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सियासतदानों का जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है और जो नैब इस वक्त अपनी कार्रवाइयां कर रही है, नैब को आजाद छोड़ दिया गया है बकौल हुकूमत, ये आप किस नजर से देखते हैं सारा मामला? देखिए, जो हो रहा है वो तो बेहतर है, वो तो बेहतर है, लेकिन जो मामला चल रहा है सीधी सी बात है, ये बिला वजह नहीं है सारा कुछ। लेकिन हमें जो ये दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी सिर्फ एक आंख से एहतसाब हो रहा है, दोनों आंखें खोलनी चाहिए। जो लोग करप्ट है, पता है करप्ट है, मैं यहाँ नजर गुजर की मिसाल दूंगा, वो कितना इस वक्त पीटीआई में है, उसने अकेले ने उतनी करप्शन की है जितनी ये सारी अभी तक सामने आ रही है उसके भाई ने। और वो करप्शन भी ऐसी है कि कोई टेक्निकल करप्शन नहीं की जो छुपी हुई हो, वो तो डकैती है कि आप सरकारी अकाउंट से रकम निकाल के सीधी अपने अकाउंट में, साबित करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट पार्टी में शामिल हो गया, उसका केस नहीं चल रहा। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जो गवर्नमेंट पार्टी में आ गए और उनके केसेस खत्म हो गए। एहतसाब होना चाहिए, नवाज शरीफ का भी होना चाहिए, जरदारी का भी होना चाहिए, गोंदल का भी होना चाहिए, और हर उस शख्स का होना चाहिए जो सियासत में है या सहाफत में है या अदलिया में है या फौज में है, जहां भी है, जो बंदा, और इसमें बहुत आसान काम है, गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो सीधी सी बात है कि अपने जो वसाइल हैं उससे ज्यादा असासे जो हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया और उसको कह दिया गया कि जो साबित करेगा उसको मिल जाएंगे, वरना गवर्नमेंट। हमें नजर आया कि नैब के एहतसाबी अमल के अंदर हमें प्रोसेस नजर आया, पहले नून लीग, अब पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ डाला गया। आप क्या समझते हैं कि अगले मरहले में गवर्नमेंट के और जो हुक्मरान जमात के जो इस तरह की काली भेड़ें हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा? नहीं जी, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि जो रफ्तार नजर आ रही है उसमें ये ऐसी चीज नहीं है। काश कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो नहीं होता तो भी मैं अपनी जाती हैसियत में मैं कहूंगा कि जो हो रहा है इसको भी पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आसम के हवाले से कितनी बातें हुई, कितना कुछ, वो गलत नहीं था सारा कुछ, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सके। इस हवाले से मेरी कुछ चंद माह पहले टॉप ब्यूरोक्रेट से बात हुई, उसका एक ही जुमला सारे के लिए काफी। उसने कहा कि सबको पता होता है किसने कब कितना कहां लूटा और उसके सबूत कहां मौजूद हैं, लेकिन कोई उसको कोर्ट तक आने नहीं देगा, कल को उसकी भी बारी आनी है। अच्छा सैफुल्लाह खान साहब, आखिरी सवाल आपसे मईशत के हवाले से। माशी पॉलिसी मौजूदा गवर्नमेंट की पिछले जो 6 महीने की टर्म रही है और उससे पहले जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, माशी पॉलिसी में आप किसको बेहतर समझते हैं? हमें देखने में आया कि नून लीग ने जो पिछले 5 साल हैं हर साल कर्जे पे कर्जा लेके मीशत को संभाला, तो क्या वही पॉलिसी अपनानी चाहिए थी जो मौजूदा हुकूमत अपना रही है पॉलिसी, वो बेहतर है? देखिए जी, इमरान खान साहब ने हमें यही कहा था कि ये हुकूमत कर्जे पे कर्जा लेके चल रही है और हमारे पास एक इससे बेहतर प्लान है। कर्जा लेना कोई पॉलिसी नहीं होती। कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो या जरदारी साहब हो या इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब हो, कर्जे लेना कोई मसला नहीं है। किसी भी मुल्क की पॉलिसी, किसी मुल्क की तरक्की, मईशत कर्जों पे नहीं चलती। इमरान खान साहब ने हमें यही कहा था, कौम से वादा किया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत कर्जे लेके चल रही है, मैं उससे बेहतर प्लान लाऊंगा। लेकिन हमें दिखाई ये दे रहा है कि नवाज शरीफ के पास कर्जा लेने की पॉलिसी जो थी, इनके पास तो वो भी नहीं दिखाई दे रही। ये तो
बात वही है कि अभी तक हुकूमत में है, लेकिन शायद उनको बताना पड़ेगा किसी को, और वो कौन बताएगा कि ये हुकूमत में है, ये मैं नहीं सैफुल्लाह खान समझता। साहब, अगर हम देखें कि कौन बता सकता? पाकिस्तान के अगर हवाले से हम देखें तो अयूब खान साहब ने कर्जा लिया, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कर्जा लिया, लेकिन कर्जा लेने के बाद उन्होंने, हमें नजर आया कि अगले 2 से 3 साल के बाद वो इस पोजीशन में आ गए थे कि कर्जा ना ले, और उन्होंने अपनी बाकी जो उनका टेन्योर था उसमें कर्जा नहीं लिया। लेकिन जो नून लीग की गवर्नमेंट हम देखें, उन्होंने हर साल कर्जे के ऊपर कर्जा लेके, उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं की, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर नहीं गए, लेकिन वो कर्जे पे कर्जा लेते रहे। अभी सिचुएशन ये आ गई कि पाकिस्तान बहुत ही नाजुक सूरत हाल पे था, और पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो आईएमएफ की जो शरायत है उनके ऊपर जो है ना वो नेगोशिएट कर सके। कर्जा तो लेना पड़ेगा ताकि आगे आप अपने अपने मामलात को चला सकें। तो ये मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या इसमें बेहतरी आ सकती है? देखिए, जहां तक आपने ये फरमाया कि हुकूमत की वजह से कर्जा लेना पड़ रहा है, ये दुरुस्त बात है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, ये पाइपलाइन में थी सारी चीजें। अगर ये हुकूमत ना जाती, नवाज लीग की हुकूमत दोबारा आ जाती या पहली हुकूमत भी अभी कायम होती, तो भी उन्होंने वही कुछ करना था जो खान साहब की हुकूमत कर रही है। बात बहुत सीधी सी है, हमें चाहिए। आपने अयूब खान की मिसाल दी, आपने परवेज मुशर्रफ की मिसाल दी, उन्होंने कर्जा लिया। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इदारा, कोई भी इंडस्ट्री अगर कर्जा लेती है अपने बेहतर प्लान के लिए, उस एक प्लान के साथ कि मैंने ये कर्जा लेना है, उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाना है और फिर इस तरह से कर्जा वापस करना है, वो कर्जा तो दुनिया का हर मुल्क लेता है। चाइना ने भी लिया, सऊदी अरब ने भी लिया, सॉरी अमेरिका ने भी लिया, सारे मुल्क लेते हैं। लेकिन हम लेते हैं कर्जा दिन गुजारने के लिए। ना पिछली हुकूमत के पास कोई पॉलिसी थी, ना इस हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी दी है। सिर्फ नारा दे रहे हैं कि हम पॉलिसी देंगे। खुदा आखिरी एक मिनट में मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है टैक्सेस के हवाले से, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ओवरसीज पर टैक्सेस लगा दिए, फला जगह पे हर जगह पे टैक्स लगा दिए, तो ये पॉलिसी कैसी है? ये भी देखिए, ये टैक्स नेट बढ़ाना जो होता है वो और चीज है, अंधाधुंध टैक्स मारी जाना, लगाए जाना। उनका तो वही हुकूमत का कहना है कि पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडी बहुत ज्यादा दी हुई थी, हम क्या करें अब, अगर हम सब्सिडी देना शुरू कर दें टैक्सेस के ऊपर तो मामला हमारे हाथ से निकल जाते हैं। बात हुकूमत की जो दुरुस्त है कि साबिक हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिए थे लोगों को, लेकिन टैक्सेशन जो होती है वो जिस तरह से उसके मैकेनिज्म को लाके टैक्स चोरी को रोकेंगे। अगर ये टैक्स चोरी को रोकेंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, तो फायदा उसमें होगा। अब जो दे रहा है बेचारा, उस पर तो आप मजीद लादते चले जाए, और जो नहीं दे रहा उसने पहले भी नहीं दे रहा, अब भी नहीं देगा। हुकूमत की पॉलिसी ये हमें टैक्सेस में नजर आई है, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है वो हमें नजर ये आई है कि उन्होंने कहा यह है कि हमने जो अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाया है। गैस के ऊपर जब टैक्स लगा तो उसमें भी देखने को आया कि जिनके पास ज्यादा इस्तेमाल है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा। उसके बाद फिर हमें जो लग्जरी आइटम्स है उनके ऊपर टैक्स देखने पे आया। तो क्या ये पॉलिसी सही नहीं नजर आ रही? देखिए, ये बहुत छोटे छोटे इकदाम हैं अभी तक। अभी तो ये जो बड़ी मछलियां हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए, नवाज शरीफ के खिलाफ इतना कुछ हुआ लेकिन उसे कतई कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 रुपए का भी मुल्क को फायदा नहीं हुआ। सही। ये असल में पॉलिसी वो होती है जिसके ऑन ग्राउंड कुछ असरात भी नजर आए। आप एक पॉलिसी आज देते हैं, मैं ये करूंगा, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा। अभी तक हमारी हुकूमत को, हम अभी भी मुंतजर हैं कि इमरान खान हुकूमत डिलीवर करे, वो पॉलिसी लाए। डिस्कस तो पॉलिसी पे करेंगे ना, अब तो पॉलिसी कोई नहीं है, क्या डिस्कस करें। 2019 में पाकिस्तान का मुमकिन मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए नहीं, मैं ये समझता हूं कि जहां तक आलमी बरादरी के साथ हमारे मामलात हैं, 2019 पाकिस्तान के लिए 2018 के मुकाबले में बहुत बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। सिक्योरिटी में हम बहुत आगे चले गए हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने अपना मकाम बना लिया है, और अभी टेक ऑफ पोजीशन में है हम इस मामले में। बस जब आपको पता है कि टेक ऑफ पोजीशन होती है तो फ्यूल कुछ ज्यादा चाहिए होता है, और हमारे मसला ये है कि हम टेक ऑफ पे तो आ गए लेकिन फ्यूल हमारे पास रूटीन का भी मौजूद नहीं है अभी। जैसे अभी आपने खबर पड़ी होगी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ $2-2.5 अरब का मैनेज किया गया है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल एक बाहर से कोई बिजनेस। तो अगर ये काम भी फौज नहीं करना तो फिर कल को कह सकते हैं खड़ा हो गया कि भाई आज हुकूमत ही कर लो।
सही। अब क्या क्या करेगी फौज। हमें वैसे तो जीडीपी ग्रोथ का हुकूमत जो को रेट है वो बेहतर, मार्शल हुकूमत के अंदर या डिक्टेटरशिप के अंदर ज्यादा बेहतर नजर आता है सियासी गवर्नमेंट के क्योंकि हवाले से, अगर वहां तरीके देखें। कंट्रोल अच्छा होता है ना, वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। सही। अब अभी तक हम वही सवाल, इसका भी जवाब वही है 2019 वाला, कि अब हुकूमत को, सिविल हुकूमत को देखिए, माहौल हम सिक्योरिटी का माहौल दे दिया, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी के हवाले से माहौल दे दिया गया, अब उसको कैश करवाना है सिविल गवर्नमेंट ने, तो उसको करवाना चाहिए। अगर हम अपने माशी महाज पे कोई पॉलिसी ले आते हैं, हमारे दोस्त अरब मुबारक हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम यहाँ जी। बैठ के जानते हैं कि अरब सरमायाकार पाकिस्तान को प्रेफर करने को तैयार है, बशर्ते कि हम उसकी कुछ उसको कन्विंस कर सके। सही। लेकिन अभी तक तो हम इसमें नहीं कर सके, अल्लाह करे कि हम ऐसा करें। लेकिन बहरहाल ये साल हमें पिछले साल के मुकाबले में बहसीयत पाकिस्तानी अच्छा दिखाई दे रहा है, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत नवाजिश सैफुल्लाह खालिद साहब, हमारा साथ देने के लिए आपने बहुत वक्त अनायत फरमाया, बहुत नवाजिश, सलामत रहिए। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त एक जो कालिम निगार और एक तजिया निगार जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब थे, उनसे हमने बहुत वसी अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी के हवाले से, और उसके अलावा हमने पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इस हवाले से जो मुमकिन मुस्तकबिल है वो जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब को भी रोशन नज़र आ रहा है, और वो हमें भी रोशन नज़र आ रहा है। अभी ये जो मरहला है ये कुछ मुश्किल मरहला है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान ने भी कहा कि बस साल 2 साल का अरसा है, ये मुश्किल है। हमें देखने में आता है कि जब कोई मरीज होता है, उसको तेज़ बुखार होता है, तो एक कड़वी गोली उसके गले के नीचे से उतारनी पड़ती है। तो ये कड़वा घूंट है, ये कड़वी गोली है जो इस वक्त हम ले रहे हैं, और साल 2019 में हमें तमाम मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को आएगी। लेकिन यहाँ पर मसला बुनियादी ये है कि किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं होती तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता, और मुआश उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो। तो जैसे सैफुल्लाह खालिद साहब ने फरमाया कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने और हमारी फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और अब इस वक्त सिविल गवर्नमेंट के पास, हमारे ताजरों के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास खुल के खेलने का वक्त है, उनके पास मैदान खुला है, उनके पास टाइम है, सब कुछ मौजूद है। अब उनको खेलना होगा और उनको इस सारी कुर्बानियों को कैश करवाना होगा, और वो कैश इसी सूरत में होगा जिस सूरत में मुल्क तरक्की करेगा। तो अब सारे का सारा भार हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है उसके ऊपर आता है। आने वाले दिनों में हमें देखने से अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है वो अपनी क्या पॉलिसियाँ बनाती है, और क्या वो इस सूरत हाल को सही तरीके से कैश करवा के पाकिस्तान को उरूज की एक नए दौर के अंदर, तरक्की के एक नए दौर के अंदर दाखिल कर पाते हैं या नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।